So good afternoon, everybody. So now I am going to explain. Regarding SSC JEE क्वेश्चन. बेसिकली SSC जो क्वेश्चन जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये मतलब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है SSC JEE में पूछे गए हैं, जो कि अभी जो है UPPCL वाले JEE में या फिर राजस्थान JEE में पूछा जा सकता है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. ये पूरे जो है एसएससी के ये क्वेश्चन है. आई हैव नॉट रिटन द ईयर कि ये कौन से साल में पूछे गए हैं, बट दे आर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एसएससी JEE. और पूरे क्वेश्चन मतलब कि अच्छे सबसे अच्छे से क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है. ठीक है. तो जैसे ये क्वेश्चन दिया होता है कि टू हीटर रेटेड एट इतना इतना पावर एंड इतना वोल्टेज ईच कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस इतना, तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज व्हाट. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. मतलब कि अगर दो दिया हुआ है, जैसे अभी तो ये सेम रेटिंग का दे दिया है, अगर दो अलग अलग रेटिंग का दिया होता तो आप क्या करते कि इसमें रेजिस्टेंस ऑफ ईच निकालता है. मतलब हर एक का रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालोगे V² से. ठीक है. जैसे कि सबसे पहले क्या करोगे, इसका रेजिस्टेंस निकालोगे क्योंकि सेम पावर रेटिंग दिया होता है तो सेम सिंपल. और वोल्टेज वोल्टेज जो भी इसकी रेटिंग दी हुई है, इसकी रेटिंग याद रखना, इसकी रेटिंग से निकालेंगे. जो क्वेश्चन था वो ये दोनों सेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से इसकी रेटिंग से निकालोगे. मतलब याद यूज करोगे इसकी रेटिंग निकालने के लिए. V² मतलब 250 अपॉन पावर, इसकी रेटिंग. ठीक है. तो 62.5 की हर एक का रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. तो आर टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 125 के बराबर हो जाएगा. क्योंकि दो हीटर है, इसलिए दोनों का एडिशन लोगे, सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों का एडिशन लोगे तो ये 62.5 ट्वाइस हो जाएगा 125 के. ठीक है. तो नेट पावर पूछ रहा है. टोटल पावर ड्रॉन फॉर द सप्लाई विल बी सिंपली गिवन एज V² अपॉन I टोटल. आर टोटल विल बी गिवन एज एस. ठीक है. ये जो V होगा वो सप्लाई वोल्टेज होगा. ये सप्लाई दोनों सेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 230 होता है तो यहाँ पे 230 रखते हैं. एक और तरीके से कर सकते हैं कि पावर इक्वल टू I² इंटू R के बराबर होता है. उससे भी अगर आप निकालेंगे तो उससे भी आपका आंसर, लेकिन यहाँ पे जो आर इस्तेमाल आपको करना होगा वो आर इक्विवेलेंट या आर टोटल करना पड़ेगा, दोनों का समीशन, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिंपल 2000 टिक करके चले आते हैं. ठीक है. तो ये गलत तरीका होता है. जो सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का है वो ये हर एक का रेफरेंस निकालें, फिर आर टोटल निकालें, P इक्वल टू V² अपॉन आर टोटल लगा दें, या फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यहाँ पे आर टोटल. ठीक है. और आई जो होगा वो V/R टोटल के बराबर होगा, एक पर्टिकुलर का नहीं होगा. ठीक है. सो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी. ठीक. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है, देखो सिंपल. इट इज गिवन एज R इक्वल टू रो L बाई ए. तो रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है. तो ये रो जो है ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल. मतलब ये बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं. मतलब कि ये कभी बदलता नहीं है, खुद मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन. गलत. ये कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल. कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो याद रखना, अगर इसमें टेम्परेचर दिया होता तो वो भी एक सही आंसर हो जाता, लेकिन ये किसी डायमेंशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. अब सिमिलर क्वेश्चन ये शायद किसी 1-2 साल छोड़ के पूछा गया था. ये 1-2 साल मतलब कि आई होप ये क्वेश्चन 2008 या 9 का है. उसके बाद ये 2013 में ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि द वायर ऑफ सेम मटेरियल हैड डिफरेंट लेंथ एंड रेडियस इतना, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या, रो ना. स्पेसिफिक मतलब क्या, रो. दैट इज R इक्वल टू रो L बाई जो लिखते हैं, रो L बाई जो लिखते हैं, दिस रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है. तो अब रो जो है ये इन पैरामीटर्स के इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंख बंद करके सी मानना है इसका आंसर. 1:1 होगा. क्यों? क्योंकि भाई सेम मटेरियल है. सेम मटेरियल है मतलब रो तो भाई सेम, दोनों का सेम होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा. सेम क्वेश्चन जो है, मतलब सिंपल इस कंसेप्ट का क्वेश्चन था ये डिपेंड करता है कंपोजिशन पे और दूसरा टेम्परेचर पे. तो अगर यहाँ पे कुछ भी बदलोगे तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम मटेरियल. ठीक है. सो इस ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर. हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हुज पैरामीटर डज नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मतलब कि दोनों के बदले से बदले ना, दैट इज नोन एज लीनियर सर्किट. ठीक है. अगर वो चेंज हो रहा है तो वो नॉन लीनियर सर्किट. किसी भी एक के चेंज होने की वजह से अगर वो चेंज हो रहा है तो वो नॉन लीनियर सर्किट हो जाएगा. ठीक है. इट्स आंसर इज बी. ठीक. और ठीक. फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हुआ, ये मतलब कि 3 साइन वेवफॉर्म आपको दिया हुआ है विद डिफरेंट टाइम पीरियड. इसमें आपको पूछा गया कि व्हाट इज, हाँ, विच इज चेंजिंग एट अ फास्टर रेट. भाई रेट जो होता है ना, रेट अगर जब भी आपको रेट कह रहा है तो मतलब आप हमेशा आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. जब भी कहीं पर रेट लिखा होता है तो आपको एकदम समझना रहता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. तो देखो टाइम पीरियड ये दिया हुआ है T1. तो T1 का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, F1 जो होगा, T1 दिया हुआ है, F1 जो होगा वो 1/T1 के बराबर होगा, तो 1/2 मिली सेकेंड. ठीक है. ये T1 आ जाएगा, यहाँ से F1 आ जाएगा. रेट का मतलब हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है. न्यू F2 विल बी गिवन एज 1/T2.
ना, तो इक्वल टू 1/5 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर F3 मिली सेकेंड 1/10 ये तीन को कंपेयर कर रहा है, तो भाई रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि भाई 1/2 करोगे कितना आ जाएगा, 1000/5 5000 के बराबर आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा, ये शायद 2000 आ जाएगा, 10, हाँ 200 आएगा ये, सॉरी, हाँ 200 आएगा ये 500 आएगा, सॉरी ये 500 आएगा ना, और ये आएगा तुम्हारा 100। तो रेट सबसे ज्यादा किसका, रेट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी होते हैं, टाइम से मतलब रेट सबसे ज्यादा किसका F1 हुआ, मतलब कि 2 मिली सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्यों, रेट फास्टर रेट मतलब कि फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी रेट ज्यादा, ठीक। तो 1/फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम रेट होता है, तो वहां से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक ठीक। फॉर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ये फॉर द सेम पीक वैल्यू विच वेवफॉर्म विल हैव लीस्ट आरएमएस वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो ये मैंने इसका पीडीएफ अटैच किया है, ये आपको एकदम याद रख लेना है कि किसकी आरएमएस वैल्यू क्या क्या होती है, क्योंकि ये जनरली मतलब एसी वेवफॉर्म जैसे आप पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, तो पावर हमेशा क्या होता है, बी आरएमएस का होल स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है ना। तो आरएमएस का होल स्क्वायर, तो इसलिए आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन सा वेवफॉर्म पे हम मतलब कैसा इनपुट पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो किस तरह का वेवफॉर्म दे रहे हैं ना। एसी तो है लेकिन वो किस तरह का एसी है, मतलब एसी का वेवफॉर्म कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है कि साइन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सेम पीक वैल्यू है तो किसके लीस्ट स्क्वायर वैल्यू किसकी होगी, लीस्ट स्क्वायर वैल्यू किसकी होगी ना। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, आरएमएस वैल्यू ये है तुम्हारा वेवफॉर्म, ठीक है, आरएमएस वैल्यू इसकी वीएम ही होती है, इसकी वीएम बाय रूट 3 होती है, और इसकी वीएम बाय रूट 2 के बराबर होती है, और वीएम इज नथिंग बट द पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पूछ क्या रहा है, लीस्ट आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, लीस्ट आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब क्या होगा, ट्रायंगुलर विल हैव लीस्ट आरएमएस वैल्यू, क्योंकि वीएम बाय रूट 3 लिखा हुआ है ना, तो ये लीस्ट इसकी वैल्यू जो होगी वो लीस्ट आरएमएस वैल्यू होगी, और मैक्सिमम होगी किसकी, स्क्वायर वेव की। तो कल को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, तो सिंपल स्क्वायर वेव की होगी, ठीक है, और साइन की जो होती है वो वीएम बाय रूट 2 के बराबर होती है। ये तीन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी इसमें आ जाता है पूछने के लिए, पावर निकालो, ऐसा वेवफॉर्म इनपुट में दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग पावर क्या हुआ, तो आपको आरएमएस वैल्यू पता रहना चाहिए, ठीक। सो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी। So now next question is question number 7. 7 क्या है, what happened to current flow in capacitive circuit when DC voltage across capacitor is equal to source voltage ना। तो देखो इसको ऐसे करोगे, ये तो किसी भी कैपेसिटर में IC will be given as capacitor current will be given as C dV/dt है ना, C dV/dt के बराबर होता है। तो देखो होगा क्या इसमें, जब दोनों देखो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कुछ बचेगा नहीं, दिस इज द एक्चुअल पॉइंट, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे VDC है ना, तो यहाँ पर जैसे कि इट विल हैव सम रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस इफ यू कंसीडर दिस वेयर वी विल हैव सम रेजिस्टेंस, तो यहाँ VDC होगा, तो ये कैपेसिटर जो होगा वो पूरी ऑलमोस्ट VDC से ही चार्ज हो जाता है, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस रहता है वोल्टेज में, मतलब जितना भी वोल्टेज आ जाता है, तुम 10 वोल्ट दे रहे हो तो ये ऑलमोस्ट 9.99 तक चार्ज कर लेगा इसको, या 10 तक ही चार्ज कर लेगा। तो ये होता है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, ये उसी वोल्टेज से चार्ज हो जाता है। तो व्हेन जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है VS के, तो कोई भी वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज डिफरेंस नहीं बचता है इन दोनों के बीच में। भाई करंट कब फ्लो करती है, करंट तभी फ्लो करती है जब एक पॉइंट V1 है और एक पॉइंट V2 है, दोनों के बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज डिफरेंस रह नहीं जाता है जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस आंसर इज लिटिल करंट फ्लो बिटवीन, बहुत स्मॉल करंट बहती है, वो भी इसलिए क्योंकि इस स्क्वायर के पास रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पूरा क्रॉस जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। सो स्मॉल करंट फ्लोस इज द राइट आंसर फॉर दिस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आज इंडक्टिव के लिए पूछा गया, कल कैपेसिटिव नेटवर्क के लिए भी पूछा जा सकता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट ये टेक्स पावर फ्रॉम द एसी। कोई भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब सिर्फ सर्किट में इंडक्टर लगा है ना, ये कौन से स्टैंड पे जो है, ये आई करंट है, ये भी करंट है, ये कौन से स्टैंड पे पावर लेती है एसी में से। तो ये बहुत देखिए अच्छे समझाता हूँ मैं इसे। अब ये समझिए कि ये हमारा एसी नेटवर्क है, ये एसी नेटवर्क आप मान लीजिए, ये हमारा वीएम साइमोनोवैटी एज एसी नेटवर्क है, ठीक है। अब देखिए वीएम साइमोनोवैटी, अच्छा ये तो आपको पता होगा कि जो करंट होता है किसी भी इंडक्टर सर्किट में, ये लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, किस केस में, इंडक्टर के केस में। और कैपेसिटर के केस में ये एक्सप्रेशन अगर आप लिखते तो आप +90 के बराबर लिखते, साइन ओमेगा टी +90, ठीक है। तो देखो P इक्वल टू V इंटू वाई के बराबर होता है, तो बी एम इंटू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा -90 के बराबर करोगे। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये वी एम साइन ओमेगा टी का कब हो गया, ठीक है। आई का जो तुम कब बनाओगे वो क्या करोगे, वो 90 डिग्री से लैग कराओगे, तो देखो 90 डिग्री लैग कर गया। अच्छा बाकी लोग इसको बना नहीं पाएंगे, मतलब थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे, तो दिक्कत कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल समझो कि ये हमारा जो ये है एक्स एक्सेस, ये ओमेगा टी है, ठीक है। अब देखो
ये तो बना लोगे वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो प्रॉपर साइनसॉइडल आएगा। अच्छा इसका वेव फॉर्म अगर तुमको दिक्कत आ रहा है तो कुछ मत करो, क्या करो कि ये एक्सप्रेशन ध्यान से समझो, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। इस पॉइंट पे तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये यहाँ से पास करेगा कि ऊपर से पास करेगा। ओमेगा टी को अगर तुम यहाँ पर क्या पुट करो, पाई बाई 2 पुट करो या फिर 90 डिग्री पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आई एम साइन ऑफ 90 माइनस 90 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, इसलिए ये पाई बाई 2 से पास करेगा। ठीक है। अच्छा पाई पे मैक्सिमम होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ओमेगा टी को क्या पुट कर दो, पाई बाई टी, पाई पाई पुट कर दो, सॉरी पाई पे तुम निकालना है तो पाई पुट करो, पाई मतलब कि 180, तो साइन ऑफ 180 माइनस 90 विल बी साइन 90, साइन 90 मतलब कि प्लस वैल्यू प्लस आई एम, तो ये देखो इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम आएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये 270, 270 भी जीरो क्यों है, 270 भी जीरो इसलिए है क्योंकि जब तुम ओमेगा टी को यहाँ पर क्या पुट करोगे, 270 पुट करोगे तो 270 माइनस 90 विल बी साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 180 क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर ये कर्व यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 360 पुट करोगे तो साइन ऑफ 270 हो जाएगी जिसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है, उसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस आई एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये वाला कर्व बनाना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पावर लेगा कब, जब करंट इंक्रीज हो रहा है या वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कौन सी कंडीशन में। तो देखो ऐसे ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को। इस कंडीशन में अगर देखें जीरो जीरो से पाई बाई 2 अगर आप देखें तो वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, मतलब पावर नेगेटिव हो गया, मतलब ये फिट कर रहा है सप्लाई को। पावर नेगेटिव मतलब क्या, सिर्फ मतलब कि इंडक्टर सप्लाई को ही पावर दे रहा है। ठीक है। लेकिन अगर पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में अगर तुम देखोगे तो करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो पावर क्या होता है, वी इंटू वाई के बराबर होता है। तो वी इंटू वाई दोनों पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इंडक्टर पावर सप्लाई से ले रहा है। अच्छा ले रहा है तो कंडीशन देखो कौन सी कंडीशन, यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है, तब ये पावर इंडक्टर ले रहा है, तब पावर क्या है, पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीजेस, यही वाला रीजन की बात हो रही है, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीजेस और करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा कल को ये पूछा होता कि टेक्स पावर समझ लीजिए, गिव पावर, यहाँ पे टेक की जगह गिव आ जाता, गिव पावर टू द एसी मेन्स, गिव पावर टू द एसी मेन्स, तो तुम क्या कहते हैं भाई, ऐसा कौन सा इंटरवल है, तो ये वाला इंटरवल हो जाता है, गिव पावर टू द, मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में पावर क्या होगा, पावर निगेटिव होगा। पावर निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट निगेटिव है, पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव का मतलब वो फेड बैक टू सप्लाई कर रहा है, तो उस टाइम ये ऑप्शन जो होगा वो बदल जाएगा। ठीक है। उस टाइम जो होगा बोथ इंक्रीजेस वाला ऑप्शन मिलेगा, बोथ अप्लाई वोल्टेज एंड करंट बोथ इंक्रीजेस। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मतलब पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पावर नेगेटिव और पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों हो रहा है और ये कैसे वेवफॉर्म बनाना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी पूछा जाता है जेई वगैरह के पेपर में। देखो इसमें तुम्हें क्या करना रहता है भाई कि ये दो लैंप दिया हुआ है 60 वॉट का 40 वॉट का, कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टेज इतना, वो कौन सा जो है ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा ना। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, ये एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब हो गया, दोनों सीरीज में हो गया और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया। ठीक है। अब क्या करोगे, सबका रेजिस्टेंस निकालोगे, हर एक का रेजिस्टेंस निकालोगे, पहले वाले क्वेश्चन किया था वैसे यहाँ भी करोगे, 60 वॉट का रेजिस्टेंस निकालोगे, वी स्क्वायर अपन पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर के बराबर होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे ना, रेजिस्टेंस निकालोगे वी स्क्वायर अपन 60 से, 60 इज नथिंग बट द रेटिंग, पावर रेटिंग, उसी तरीके से वी स्क्वायर अपन 40 ये भी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, अगर ये वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड है भाई तो करंट सेम होगा, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिस ये वाला इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट में सीरीज में करंट सेम होता है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर टू आर, तो आई सेम है दोनों के लिए, तो जिसका रेजिस्टेंस भाई ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी के क्रॉस ज्यादा पावर ड्रॉप होगा, तो वो वही ज्यादा ब्राइट जलेगा। ठीक है। तो भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 40 है, इसका डिनोमिनेटर 60 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसके क्रॉस जो मतलब ये ज्यादा जो है ब्राइट जलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट कौन सा जलेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों राइट आंसर है, क्योंकि सिंपल आप रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर पावर जो करेंगे आई स्क्वायर आर करेंगे, आई स्क्वायर आर क्यों करें, क्योंकि आई यहाँ पर सेम। ठीक। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, a factory runs shift in 3 hours, 3 shift of each hour each in which it consumes this much power, एनर्जी टोटल क्या होगी।
ये पूछ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, एनर्जी टोटल क्या होगी इन किलोवाट आवर। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा कि आप जो भी जितने देर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, आप सिंपल एनर्जी कंज्यूम इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पावर क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, पावर इंटू कंज्यूम इंटू टाइम। और कितने देर के लिए चल रहा है, 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर रहा है, कितने देर के लिए चल रहा है, आप यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो 20 15 इंटू 8 और 25 इंटू 8, कितने देर के लिए चल रहा है। तो वहां से आपका 560 किलोवाट आंसर आएगा। ठीक है, so C is the right answer for this question. And please subscribe to my channel. I will explain regarding most probable questions which may be coming in the UP PCL JEE or maybe Rajasthan JEE. Okay, so thank you for this.